तो अगर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होती है उसका जो बिहेवियर होता है उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी चार्ज करंट की सूरत में कंडक्टर में फ्लो करती है तो कंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं बेटा। आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए बेटा, कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होती है तो उसके पास दो फील्ड्स होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी चार्ज की वजह से, और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी मोशन की वजह से। लेकिन जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे वो स्ट्रेट हो या कोई और शेप हो, उसकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज की होती है और करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर में सिर्फ चार्जेस का फ्लो होता है, ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर चार्जेस अनबैलेंस्ड होती है। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो उसके अंदर बराबर होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है। जितने इलेक्ट्रॉन उससे बाहर जा रहे होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो होंगे आन रही है सफा सही है। ठीक है, वधिक ऑनलाइन जेकर हमको तो कुछ सका बचा दो। तो देखिए, जो जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से कंडक्टर के अंदर इंटर होते हैं। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है बेटा न्यूट्रल होता है। तो पहली चीज इसमें लिखेंगे बेटा कि करंट कैरिंग कंडक्टर is neutral, therefore बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। देयरफॉर उसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ये डिपेंड करती है शेप ऑफ द कंडक्टर पे। अब ये जो होगी ये डिपेंड करेगी शेप ऑफ कंडक्टर पे। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी सर्क्यूलर होगी। बाकी कोई सोलिनॉइड है, कोई टोराइड है या कोई और शेप है कंडक्टर का, तो फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप इलिप्टिकल हो सकता है या कोई और शेप हो सकता है। तो आप ये तय नहीं करेंगे कि कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा सर्कुलर होगी या हमेशा इलिप्टिकल होगी या यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी या स्टैटिक होगी या रेडिएटिंग होगी। वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। वो जहाँ पे आएंगी तो फिर वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली ये बात ध्यान में रखिएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का फ्लो हो रहा होता है, चार्जेस अनबैलेंस्ड नहीं होती। इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर एज अ होल न्यूट्रल होता है। देयरफॉर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज बॉडी की बनती है।
और इसीलिए कंडक्टर की सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा जब चार्ज का बिहेवियर कंडक्टर के अंदर। अब पहला टॉपिक आपके बुक में है बेटा, फोर्स ऑन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आइसोलेटेड मूविंग चार्ज आती है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है। तो पहली बात ये तय कर ले कि किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगती है। उसका रीजन ये होता है कि मूविंग चार्ज मैग्नेट होती है और जब वो मूव करते हुए किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाती है। रीजन ये है कि मूविंग चार्ज जो होती है वो खुद मैग्नेट होती है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। देयरफॉर जब मूविंग चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और वहां पे मौजूद पहले से मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते। तो पहली इसमें जो चीज आपको बतानी है वो ये है कि कन्वेंशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड को बनाने की कन्वेंशन है। पहली कन्वेंशन ये फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है। सपोज करें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो आप इस तरह से क्रॉस दे दोगे। अगर क्रॉस है इसका मकसद है इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है लेकिन उसका डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है और आउटवर्ड है। दूसरी जो कन्वेंशन होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है, अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो ये जो होती है ये इस तरह से आप इसको बनते हैं। तो इसको कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को बनाने की कन्वेंशन होती है आउटवर्ड है, ये सिंबल होती है, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की ये सिंबल होती है। अब आ जाते हैं कि ये फोर्स जो होती है ये जब कोई भी मूविंग चार्ज होती है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है बेटा। अब सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक रीजन है जहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है बेटा ये इनवर्ड। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, फिर मैं लिख लेता हूं कि बी का डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज आ रही है, ये एक पॉजिटिव चार्ज आ रही है और ये पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है और नेगेटिव चार्ज भी आप बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा पॉजिटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर और नेगेटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर। दोनों चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जब ये चार्जेस यहाँ पे आ जाती हैं, नेगेटिव चार्ज सपोज करें यहाँ पे आ गई तो नेगेटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई तो पॉजिटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड जो होंगी वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगी, मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है ना जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी और दोनों जब इस तरह से इंटरेक्ट करेंगी तो नतीजा ये निकलेगा कि इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी। आप ये नहीं समझिएगा कि चार्जेस हमेशा दो साथ में आएंगी, मैंने दोनों बना दिए। अकेली चार्ज आ सकती है, अगर अल्फा पार्टिकल हो वो मूव करता किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए, बीटा पार्टिकल है वो मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए,
तो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और उस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से वहां पे मौजूद है, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि जो मूविंग चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब ये जो फोर्स होगी ये डिपेंड किस पे करती है बेटा? ये जो फोर्स होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगी। और दूसरा होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या आप कह सकते हैं कि जितनी ये वाली बी, ये जो पहले मौजूद बी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी। ये बी जो होती है ना, ये इस चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये किसकी होती है? ये होती है पहले से मौजूद, जो पहले से यहाँ पे मौजूद जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो यहाँ पे बी मीन्स जो है वो चार्ज की बी नहीं होती। बी कौन सी होती है? जो वहां पे पहले से मौजूद होती है। और ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी से। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों फील्ड का रिजल्टेंट कितना है, तो फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा। क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड है और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। मतलब दोनों फील्ड के ऊपर ये फोर्स डिपेंड करती। अब देखिए, ये जो फोर्स है वो तीन चीजों से डायरेक्ट रिलेशन रखती है। और आपको पता है कि जब कोई भी चीज किसी चीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है तो उसका फार्मूला हम प्रोडक्ट से बनाते हैं। जैसे मोमेंटम का हम बनाते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी, m इंटू v बनाते हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स का फार्मूला होगा बेटा वो इस तरह से बनेगा। Q स्केलर है बेटा, ठीक है, Q स्केलर है, जबकि इसमें V और V दोनों क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। देयरफॉर ये फार्मूला बन जाएगा V क्रॉस V। क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर देते हैं, इसका मकसद है ये कौन सी है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के साथ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देयरफॉर आप इसका फार्मूला, ये वेक्टर फॉर्म है। ये जो होता है ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग, सॉरी, आइसोलेटेड मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है उसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि फोर्स इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन V and P, therefore its direction is always perpendicular to V and B। ये जो फोर्स होती है ये क्रॉस प्रोडक्ट है V और B, तो इसका मतलब इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो V से भी परपेंडिकुलर होगा और B से भी परपेंडिकुलर। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू C, तो वो जो C होता है ना वो A से भी परपेंडिकुलर होता है B से। आप कह सकते हैं कि फोर्स आउट ऑफ द प्लेन होगी, उस प्लेन से आउट होगी जिस प्लेन के अंदर फोर्स और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स है और वेलोसिटी अलोंग वाई है तो फोर्स अलोंग जेड हो।
ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y है, वेलोसिटी अलोंग z है, तो फोर्स अलोंग x होगा। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी v के साथ और b के साथ, लेकिन v और b एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जरूरी नहीं। v और b के दरमियान कोई भी एंगल हो सकती है, जैसे a क्रॉस b इज इक्वल टू c, तो c इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द a एंड b, बट a और b के दरमियान एंगल कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कहोगे कि ये फोर्स जो होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है बेटा। ठीक है, अब आप करोगे कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होता है, वो तो हमने किया था वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला ये होगा बेटा, फोर्स होती है इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। देयरफॉर आप इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप लिखोगे क्यू वी बी साइन थीटा। ये आ जाएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला, कि ये जो v क्रॉस b होता है v b साइन थीटा, इसका मकसद है फोर्स डिपेंड्स अपॉन, फोर्स डिपेंड्स अपॉन, फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, और दूसरा डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ पे, स्ट्रेंथ ऑफ बी पे डिपेंड करती है, और तीसरा चार्ज जो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और जो चौथा डिपेंड करती है एंगल बिटवीन v एंड b, v और b के दरमियान, इसके अंदर ये जो एंगल होती है ना, ये बिटवीन v एंड b होती है। तो ये चीज आपको ये भी बताती है कि फोर्स इज जीरो, किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो दो कंडीशन में होती है। अगर चार्ज रेस्ट में तो उसकी b जीरो होगी, तो उसके ऊपर फोर्स भी जीरो होगी, तो उसके ऊपर फोर्स जीरो होगी। किसी भी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स दो कंडीशन में जीरो होती है। जब फील्ड के अंदर चार्ज रेस्ट में होती है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रेस्ट में रख दे उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट में होती है ना तो वो मैग्नेट नहीं होती। मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, किसी न्यूट्रल चीज के ऊपर फोर्स नहीं लगाता। मैग्नेटिकली जो चीज न्यूट्रल होती है ना उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। देयरफॉर जब कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो चार्ज तो है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, लेकिन वो चीज मैग्नेटिकली न्यूट्रल है। तो किसी भी चार्ज, ऐसी चार्ज जो रेस्ट में होती है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। दूसरी बात के चार्ज मूविंग पैरेलल टू बी, पैरेलल टू बी, आप कहोगे v इज पैरेलल टू b जब थीटा जो होती है इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री बिटवीन v एंड b। जब कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल जा रही है तो उसके ऊपर फोर्स जीरो लगेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है जब एंगल जो होती है साइन जीरो या साइन 180। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, बी है इस तरह से, और अगर कोई भी चार्ज इस तरह से मूव कर रही है या कोई भी चार्ज इस तरह से मूव कर रही है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो जीरो लगेगी। अगर कोई भी, जैसे ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और कोई भी चार्ज अगर इस तरह से मूव कर रही है,
ठीक है, तो बी का डायरेक्शन इनवर्ट होता है, बी का डायरेक्शन इस तरह से होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होती है। तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स मैक्सिमम होती है। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या v इज परपेंडिकुलर टू द b। जब v और b एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो फोर्स जो इसके ऊपर लगती है वो मैक्सिमम लगती है। किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो मैक्सिमम लगती है जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर मूव कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स देखें, अब इस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा हो, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमने सीखा कि मैग्नीट्यूड किस फार्मूले से निकलता है। अब हम देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसे हम देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन जो होता है, अगर हम करते हैं कि इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए हम दो रूल इस्तेमाल करते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल या सिंपली राइट हैंड रूल। कल हमने सीखा था ग्रिप रूल, आज खाली राइट हैंड रूल है, ये अलग है वो अलग है। या फिलेमिंग्स लेफ्ट हैंड, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते। मैं ये करूंगा, आप ये करना चाहे तो कर सकते। ये हो जाएगा बेटा ये सॉरी इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर करें बेटा इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे बेटा रूल, मैक्सवेल्स लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स राइट हैंड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेटा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल क्या होता है बेटा, इस तरह से ये होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा करना है इस तरह। वो कल वाला था ग्रिप रूल, आज वाला कौन सा है, बिल्कुल स्ट्रेट। इसके अंदर फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और पाम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये लेफ्ट है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसके अंदर आप करते हो बेटा कि ये बेटा इसमें लिखा नहीं जा सकता कि दोनों रूल्स आ जाते हैं। अब फ्लेमिंग्स रूल कौन सा होता है, ये होता है बेटा इस तरह, ये होता है फ्लेमिंग्स रूल। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन जरूरी नहीं है ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड करो, आप इसको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कर दो, इसको डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कर दो, इसको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, चेंज हो सकते हैं, मसला नहीं। ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस तरह, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये होता है मैक्सवेल्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, जबकि ये होते हैं सॉरी फ्लेमिंग्स रूल, ये होते हैं फ्लेमिंग्स रूल और ये जो होते हैं ये कौन से होते हैं, मैक्सवेल्स रूल्स होते हैं। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक करें ताकि ये चीज आपको समझ में आए। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल करते हैं बेटा
कि सपोज करें ये आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन इनवर्ट है, ठीक है। अब अगर कोई भी चार्ज है बेटा, मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बनाता हूँ, दोनों चार्जेस इस तरह से आती है बेटा। अब अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। के लिए आप कौन सा रूल इस्तेमाल करोगे, राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आप लगाए बेटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अंदर। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये बेटा, फोर्स किस तरफ लगेगी, ये चार्ज इस तरह निकल जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ पे ये फोर्स लगने की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्शन ये हो। फील्ड स्तंभ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा, डाउनवर्ड। मैक्सवेल का लगा लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है बेटा, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन सम किस तरफ चला गया बेटा, ऊपर की तरफ। डायरेक्शन क्या है, सेम आया। अब मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड रूल लगा लें। मैक्सवेल का लेफ्ट हैंड लगता है तो ये क्या होता है, और अब ये नहीं समझिए मैं जबरदस्ती इसको डाउनवर्ड बना रहा हूँ, वैसे बनेगा नहीं, बना के देखिए। और अगर आप इस तरह से करोगे तो मैग्नेटिक वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाए। बाकी फिंगर ऐसे करके आप कर सकते हैं, बाकी जो है बाकी ऐसे होता है। तो इसके अंदर ये रूल होता है, फ्लेमिंग्स रूल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, मैक्सवेल्स रूल होता है, ठीक है। तो ये बेटा अभी और भी बहुत सारी चीजें इस टॉपिक की रहती है। ये टॉपिक आपके बुक में दो जगह पे, एक शुरू में है और दूसरा जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पहले, दोनों सेम टॉपिक से पहले। मैं दोनों को यहीं पे कंप्लीट करूंगा, उसके बाद चलेंगे स्ट्रेट कंडक्टर। पहले चार्ज के सारे केसेस इधर ही करेंगे, अकेली चार्ज के, उसके बाद जो है वो कंडक्टर के करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट